हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन में बहुत सारी चीज़ें वैसे तो पढ़ने के लिए है, लेकिन हम लोग सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में हम आप लोगों को चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आप अपने नोटबुक और पेन के साथ ही बैठे होंगे इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे हम आपको। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को देखना है, ठीक है, एनालिसिस। ठीक, जैसा जैसा हम आपको चीज़ें समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते जाइए। देखिए, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। ठीक, एक होता है आपका यूनिवेरिएट, ठीक, यूनिवेरिएट एनालिसिस। एक होता है आपका बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक, अब देखिए, आपको जैसे आइडिया होगा थोड़ा सा, यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। यूनि का मतलब सिंगल और बाई का मतलब दो। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो रिलेटेड होती है किससे? सिंगल वेरिएबल से। ठीक, और बाइवेरिएट नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जब हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है दो वेरिएबल से, टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक, अब देखिए, बाइवेरिएट एनालिसिस के अंडर में ही हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? कोरिलेशन और आपका सेकेंड रिग्रेशन। ठीक, अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हम लोग को कोरिलेशन पढ़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है या फिर उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो हो गया नहीं, तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको लिखेंगे, वो आपको नोट करते जाना है। ठीक है, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन जो है आपका, ये एक रिलेशनशिप है। क्या है? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसका? ये रिलेशनशिप बताता है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशनशिप हमें बताता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीनिंग। अभी जैसे इसके लिए हम एक पॉइंट आपको और बता देते हैं। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन क्रिएट्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, देन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, दो पॉइंट है। समझ लीजिए, जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, अगर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है आपका वेट भी इंक्रीज होगा। ठीक, मतलब यहां पर बोला जा रहा है अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो उसको कहा जाता है कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, देयर इज ए कोरिलेशन इन बिटवीन द हाइट एंड वेट। ठीक है, और इसी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन एनालिसिस की जाती है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मेजर ऑफ कोरिलेशन। जब कोरिलेशन को हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जब भी हम लोग कोरिलेशन को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं कि कोरिलेशन के कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको इकोनॉमिक थ्योरीज जब पढ़नी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज जब आप पढ़ोगे या फिर आप बिजनेस स्टडीज जब आप करोगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स में हम यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं, आप लोग भी चीज़ें ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है,
जब आपको किसी भी रिलेशनशिप की डिग्री या फिर उसका डायरेक्शन जानना हो तब आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक आपको बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो आपका मेजर है, ठीक है, जब भी हम लोग कोरिलेशन को मेजर करते हैं वो आपका एक रिलेटिव मेजर होता है, ठीक है, वो आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो आपका रिलेटिव मेजर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी एक चीज होता है आपका ओरिजिन और एक होता है आपका स्केल, ठीक। ये जो कोरिलेशन होता है ना, ये आपका ओरिजिन और स्केल दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोरिलेशन एनालिसिस के बाद अगर जो वैल्यू निकली है उसमें अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करोगे या फिर उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरिलेशन पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरिलेशन, यहां पर हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि कोरिलेशन इज इनडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, ठीक। अब यहां पर हम लोगों को देखना होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या पड़ जाता है, टाइप्स, ठीक। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर कोरिलेशन के टाइप्स को बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन का क्या सीन है। अगर किसी चीज के इंक्रीज होने से, ठीक, दूसरी जो वेरिएबल है उसमें भी इंक्रीज हो, या फिर किसी चीज के डिक्रीज होने से दूसरे चीज में भी डिक्रीज हो, मतलब आप देख रहे हो ना डायरेक्शन, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन। मतलब अगर हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है तो हमारा वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हाइट और वेट में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर हमारी हाइट डिक्रीज हो रही है तो हमारा वेट भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। नेगेटिव कोरिलेशन, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे मतलब एक्सरसाइज आप बढ़ा रहे हो तो आपका जो फैट है वो कम होगा, ठीक। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बस एक जगह बैठे रहोगे, ठीक है, तो आपका फैट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन, ये हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, देख रहे हो ना, इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अपोजिट है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है आपका, एक है आपका सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक। सिंपल का क्या सीन है, जब सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, ठीक। जब सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही हम लोग स्टडी करते हैं तो वो आपका किस में आ जाता है, सिंपल में आ जाता है, ठीक। और जब 2 से ज्यादा यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो फिर वो आपका मल्टीपल कोरिलेशन में आ जाता है, ठीक है। इसमें बस आपको मेनली यही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। इसका क्या सीन है, देखिए जब कोरिलेशन का जो मेजर आएगा, ठीक है, उसको अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करते हो, ठीक, और अगर वो प्लॉट करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं व्हेन कोरिलेशन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ a straight line will be drawn, straight line will be drawn,
ठीक है। अगर आप कोरिलेशन को एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो और जब उन सभी को आप इंटरसेक्ट करोगे और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो आपका लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, मतलब जब आप पॉइंट्स को क्या करोगे, पॉइंट्स को आप अटैच करोगे, कनेक्ट करोगे, तो फिर वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, या तो अप होगी या तो डाउन होगी, इस टाइप का होगा, या तो कर्व शेप का बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मेथड्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स ऑप्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां पर हमारे पास दो टाइप के मेथड्स आते हैं। ठीक है, और उसके अंडर में भी कई सारे बाइफर्केशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है यहां पर ग्राफिक। ठीक, दूसरा है हमारा यहां एल्जेब्रिक। तो ग्राफिक में हमारे पास दो पॉइंट आ जाएगा। पहला है हमारे पास स्कैटर डायग्राम, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ग्राफिक डायग्राम। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास कई सारी चीजें आ जाएंगी, तीन आ जाएगा टोटल। पहला हो जाएगा हमारे पास कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रैंक मेथड, और उसके बाद है हमारे पास कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफिकल मतलब मेथड है ना, ग्राफिक में जो ये दो मेथड्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देते हैं, नॉट दैट मच एक्यूरेट। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक एस्टिमेट बताएंगे। ठीक, एस्टिमेशन यहां पर चलता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर दो हमने पॉइंट लिखा है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, याद है ना आप लोगों को, हमने स्टार्टिंग में बताया था बाइवेरिएट एनालिसिस। तो यही वही है कि आपका बाइवेरिएट डेटा को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉटो डायग्राम, सॉरी डॉट डायग्राम एंड डॉटोग्राम। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके दो नाम भी हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल्स को प्लॉट किया जाता है किस पर, ग्राफ पर। ठीक, बाय पुटिंग डॉट्स। तो ये बस हमने ऐसे ही आपको बता दिया। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यू से, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक, आप ये भी कह सकते हो ये नॉन मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, नॉन मैथमेटिकल मेथड है क्या चीज का, फॉर स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा रफ मेजर है। क्यों, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, क्योंकि ये जो ग्राफिक मेथड्स वाले सीन है, जो दो अपने पास मेथड्स हैं, वो आपको एक रफ आंसर ही देते हैं। ठीक है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड है हमारे पास ग्राफिक मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेलोग्राम। ठीक है, कोरिलेलोग्राम। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी हम लोगों को एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखो रफ आइडिया कब प्रोवाइड करता है इंसान, जब उसके पास क्वांटिटेटिव मेजर ना हो, उसके पास सिर्फ क्वालिटेटिव मेजर्स हो। और यही तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये आपको उतना एक्यूरेसी नहीं दे पाता। ठीक है, ये हम लोगों को ये भी आपका एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है। और इसमें भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये आपका नॉन मैथमेटिकल मेजर है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, यानी कि आपका एल्जेब्रिक मेथड में। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में फर्स्ट कौन सा था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है, इसमें भी हम लोग को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। तो कार्ल पियर्सन जी ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था। कोरिलेशन को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसी को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कुछ आपके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हुई है, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, यानी कि जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट। बोले तो कोई भी वेरिएबल, मतलब ये बोले तो कोरिलेशन की जो वैल्यू है आप उसमें कुछ भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आपकी जो आर की जो वैल्यू है ना उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रखिएगा, आप याद रख सको। ठीक है, आर के वैल्यू पे प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है वही आपका इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बस वही आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपके आर की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सीरीज के सारे नंबर्स को किसी भी आप नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो भी आपके आर के वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट on the value of r if each and every variable is divided or multiplied by any non-zero constant। ठीक है, थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां बोला जाता है रिलेटिव वैल्यू में ही हम लोग मेजर करेंगे, रिलेटिव वैल्यू में ही मेजर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर नहीं होता है। एब्सोल्यूट बोले तो जब आपके पास कोई एक, जैसे अभी आपसे बोला जाए कि आपका बीकॉम ऑनर्स में टोटल आपका कितना बना था, कितना आपके एग्रीगेट थे, जब आपसे एग्रीगेट की बात की जाती है यानी कि परसेंटेजेस के फॉर्म में बात की जाएगी तो वो आपका रिलेटिव मेजर हो जाएगा। और जब आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, कि आज तक आपने जितने भी बीकॉम ऑनर्स में एग्जाम दिए हुए हैं आप उसका सम टोटल करो और कितने में से कितने नंबर आए हैं, जब आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दोगे तो फिर वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा कोरिलेशन है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो आपका क्या है, वो आपका एक रिलेटिव मेजर है, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये हमेशा कहां लाई करता है, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक, मतलब हम आपको यहां पर बता दें, देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, -1 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, फिर आपका 0.5 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 0 हो जाएगा। ठीक, फिर यहां पर अब आपका 0 आपका मेन बीच का पॉइंट है, ठीक है, मेन सेंटर है। फिर आपका ये जो ये दोनों है ये आपका नेगेटिव है। फिर आपका क्या हो जाएगा +0.5, ठीक, +0.75, फिर
आपका 1। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है और ये आपका होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और ये जो 0 होगा ये आपका कहलाएगा नो कोरिलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये स्पीयरमैन यानी कि यहां पर हम आपका फुल नेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनका फुल नेम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, और इन्होंने इस थ्योरी को कब जनरेट किया था? 1904 में। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, ये फॉर्मूला अगर आप मेंशन कर देते हो, अगर थ्योरी आती है तो फिर आप मेंशन कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 माइनस, ठीक है, माइनस आप ऐसे लिख दो नीचे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। अगर ये फॉर्मूला आप लिख देते हो तो टीचर समझ जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ाई की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ना, ये मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था आपका क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, मेनली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसमें ना, देखिए जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह हमारा जो बेस होता है ना, बेसिस क्या होता है हमारे यहाँ पर? रैंक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमारे पास कोई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास रैंक्स रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक, जिसके कोई पैरामीटर ना हो। ठीक है, बिकॉज इसमें आपके कोई एजम्पशंस आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, जो है वही है। ठीक है, नो एजम्पशंस। ठीक, फिर आपका इसमें भी वही सेम चीज होता है कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज, अभी जैसे रैंक्स को जब आप सम अप करोगे ना, मतलब सम ऑफ द रैंक्स, जब भी आप रैंक्स को सम करोगे, जो भी आपका कैलकुलेट हुआ है दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, तो वो हमेशा आपका क्या कैलकुलेट होकर आके आएगा? वो आपका हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग रैंक डिवाइड कर देते हैं ना, रैंक डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा पहले आ रहा है, फिर दूसरा, फिर उसके बाद क्या है, एक और हमारे पास इसका आ जाएगा एडवांटेज कि ये क्वालिटेटिव मेजर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मेनली वैसे उसी के लिए, फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, कोई एबनॉर्मल डेटा है, जैसे कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। ठीक है, एबनॉर्मल डेटा बोलो या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलो, दोनों सेम ही आप समझ सकते हो। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रैंक्स के लिए ये ओनली मेथड है, मतलब अगर आपको रैंक्स के बेसिस पे अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो दिस इज द ओनली मेथड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ जैसे इसमें ये भी होता है कि आप ना ग्रुप डेटा को आप नहीं यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे ये हमेशा सीरीज डेटा के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सीरीज में अगर डेटा दिया हुआ है तो ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर ग्रुप वाइज डेटा दिया हुआ है, जैसे दिया रहता है ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, उस टाइप का अगर डेटा दिया हुआ है तो वहाँ पर आप इस रैंक कोरिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये क्रॉस बनाते रहे। सीरीज डेटा को आप यूज़ कर सकते हो, इस डेटा को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशंस थोड़ा सा मतलब टीडियस हो जाती है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। ठीक है,
क्योंकि हमने आपको वो पीछे फॉर्मूला बताया था ना, TDS कैलकुलेशन में यहाँ लिख दे रहे हैं आपका पीछे फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n³ - n। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अगर आपका डायरेक्ट मतलब थ्योरी भी आ रहा है तो भी आप उसको वहाँ पर लिख दीजिएगा एक बॉक्स में, ठीक है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर ना मेनली अप्रॉक्सीमेशन में काम चलता है, एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेशन का ही सारा काम चलेगा, ठीक है। या मतलब यहाँ पर हम यह भी लिख दे रहे हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। आपको हमेशा सीरीज डेटा ही देखना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज देखना पड़ेगा, आपका कंटिन्यूअस सीरीज इसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में पहले तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ये आपको बताता है, ये मतलब बेस होता है किस पे, डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। मतलब ये किस पे बेस होता है, आप ये कह सकते हो कॉन्करेंट डेविएशन इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है, इन द, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इन द 2 पेयर्ड वेरिएबल्स, ठीक है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एक छोटा सा फॉर्मूला है वो हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं, +- ±2c-n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और अगर थ्योरी भी अगर पूछता है तो भी आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हमेशा अप्रॉक्सीमेशन पे काम करता है, इवन ये भी अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर, नॉट एक्यूरेट, ठीक। और इनफैक्ट ये भी होता है कि ये आपका इजी होता है अप्लाई करने में, इजी एप्लीकेशन एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत इजी सा ही होता है। अब आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। जैसे अगर प्लस प्लस रहेगा तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स के बीच की बात हम बता रहे हैं। अगर माइनस माइनस रहेगा तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू 0 0 आ रहा है तो वो भी आपका प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसको आप अपने एग्जाम में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। कोरिलेशन से रिलेटेड, कोरिलेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसकी मीनिंग देख ली, ठीक है। उसके यूजेस देख लिए, उसके टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, लीनियर, ग्राफिक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाइफर्केशन भी देख लिए, जिसमें हम लोग मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्राफिक और अलजेब्रिक। यहाँ पर 2 पॉइंट थे, यहाँ पर 3 पॉइंट थे। फिर उन सभी को हम लोगों ने सोलरली भी डिफाइन कर लिया है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से कवर कर लेना हर एक टॉपिक, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर देना। इन केस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल तुम्हारा अपना है, आप उसमें जाओ, टाइप करो, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी वहाँ मेंशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।